हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 37th लेक्चर। ये मेरा 37th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 36 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 37th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूं कि जो पिछले 36 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। स्क्रीन पे ये जो सारे टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सभी मैं पिछले 36 लेक्चर वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। ठीक है। एंड एचआरएम की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, तो जरूर आप इसको रेफर करिएगा। और एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि इन सारे ही लेक्चर वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखें। राइट। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं बताऊंगी अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। काफी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो एक छोटा सा टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये आज हम कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है, ठीक है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है एंड व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग। सबसे पहले तो हमें ये शब्द समझना होगा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक। तो देखिए, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उससे पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की अगर मैं बात करूं तो उस समय क्या था, जो एम्प्लॉयर, जो मालिक होते थे, उनके हाथ में कह लीजिए काफी पावर था रिलेटेड विद सैलरी, वेजेस या जो वर्किंग कंडीशन अपनी फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयर था, जो मालिक था, वो किस टाइप का वेजेस, सैलरी क्या देगा, वर्किंग कंडीशन कैसी रहेगी और पॉलिसी वगैरह सब कुछ किसके हाथ में था, एम्प्लॉयर के हाथ में था। ठीक है। जो एम्प्लॉय था, जो वर्कर थे, ठीक है, जो लेबर्स थे, उनके पास ऐसा कोई बार्गेनिंग स्ट्रेंथ नहीं था। तो क्या हो रहा था, जो लेबर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की बात बता रही हूँ। ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था और गवर्नमेंट का भी इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था, और अगर इंटरफेरेंस होता भी था तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ पाता था। तो वर्कर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, वर्कर्स बहुत रेस्टलेस हो रहे थे। तब वर्कर्स को समझ में आया कि अकेले, अगर हम अकेले काम करेंगे तो हम जो भी हमारी डिमांड्स हैं, जो भी हमारे इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमें मिल करके ज्वाइंटली अपने हितों की रक्षा के लिए ज्वाइंटली हमें फाइट करने की जरूरत होगी। ठीक है। हमारे जो वर्क रिलेटेड मैटर है, यानी काम से रिलेटेड जो मैटर है, उनसे, उसके रिगार्डिंग अगर हमें टॉप मैनेजमेंट से बात करनी है तो हमें ज्वाइंटली एक ग्रुप में काम करना होगा। ठीक है। फिर वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ठीक, समझ में आया कॉन्सेप्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग का कहां से आया। जो इंडिविजुअल वर्कर हैं वो क्या अपनी जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं, क्या वो इंडिविजुअली टॉप मैनेजमेंट से जाके बात कर पाएंगे? हर वर्कर नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इन्हें समझ में आया कि ग्रुप में ये काम कर सकते हैं। ग्रुप में ये कलेक्टिवली अगर अपने हितों के लिए, वर्क रिलेटेड मैटर के लिए अगर फाइट करें, टॉप मैनेजमेंट से बात करें, टॉप मैनेजमेंट से डिमांड करें, ठीक है, डिस्कस करें, ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ठीक है। देखिए, कलेक्टिव मतलब क्या है, कलेक्टिव मतलब मिल करके। ठीक है। कलेक्टिव मतलब मिल करके, कौन मिल करके, जितने वर्कर हैं वो मिल करके। ठीक है। बार्गेनिंग मतलब निगोशिएशन। बार्गेनिंग मतलब क्या है, निगोशिएट करना, डिस्कस करना। ठीक है। तो वर्कर को समझ में आया कि जितने वर्कर्स हैं ये कलेक्टिवली यानी मिल करके अपनी एक ट्रेड यूनियन बनाए, और ट्रेड यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फिर टॉप मैनेजमेंट से, ठीक है, वो फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयर हैं उनसे जो भी डिस्कशन करना है, निगोशिएशन करना है, बार्गेन करना है, अपनी डिमांड्स उनके सामने रखनी है, वो रखें। ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कलेक्टिव बार्गेनिंग का, एंड यही है कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, यही है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज अ निगोशिएशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, निगोशिएशन होता है। निगोशिएशन मतलब समझौता, डिस्कशन होता है। किसके किसके बीच में, एम्प्लॉयर यानी मालिक के बीच में, एंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, बेसिकली जो ट्रेड यूनियन है उसके रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, इधर एम्प्लॉय है, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एंड ये आपकी टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे कह लीजिए एक तरफ आपका एम्प्लॉयर है। ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें निगोशिएशन होता है, किसके बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में एंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के बीच में। जिसका पर्पस क्या है कि कुछ अग्रीमेंट हो पाए, कुछ सहमति बन पाए, कुछ मुद्दे हैं
जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मुद्दे हैं, जैसे वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड मुद्दा है, सैलरी वगैरह से रिलेटेड, एम्प्लॉय के बेनिफिट से रिलेटेड, एम्प्लॉय के अधिकारों से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड, कंपनसेशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इस पे अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है तो ये फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयर से क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, और इस पे कुछ अग्रीमेंट बन पाए, कुछ सहमति बन पाए, दिस इज डन थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। यही होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, निगोशिएशन होता है, डिस्कशन होता है। ठीक है, एंड एक अग्रीमेंट फाइनली बनता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, ताकि एम्प्लॉय भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश, और ऑर्गेनाइजेशन का काम वो चलता रहे, ऑर्गेनाइजेशन का काम हैम्पर ना हो। तो दिस इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक, एंड अगली लाइन में ये देखिए मैं लिखा है, इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन। वही बात है, देखिए जितने एम्प्लॉय हैं फैक्ट्री में तो हजारों वर्कर होंगे, क्या हजारों वर्कर आके बात करेंगे? नहीं, ये जो वर्कर है वो जिस ट्रेड यूनियन का पार्ट है, ठीक है, उस ट्रेड यूनियन के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, 3-4 जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो फिर टॉप मैनेजमेंट से बात करते हैं एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, एम्प्लॉय की जो भी डिमांड है, ठीक है, जो भी उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी उनके राइट्स हैं, डिमांड्स हैं, उसके रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एम्प्लॉयर से बात करते हैं, बार्गेन करते हैं, निगोशिएट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए कलेक्टिव यानी मिल करके बार्गेनिंग। ठीक है, बार्गेनिंग मतलब निगोशिएट करना, डिस्कस करना और एक सहमति पर, आपसी सहमति पे पहुंचना, ताकि दोनों के हितों की रक्षा हो, एम्प्लॉयर भी अपना काम, मतलब एम्प्लॉयर का फैक्ट्री भी ना बंद हो और एम्प्लॉय भी खुशी खुशी काम कर सके। तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक और डिफिनेशन देखिए मैं लिखी है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है बाय विच टर्म एंड कंडीशन ऑफ वर्कर आर रेगुलेटेड बाय अग्रीमेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसीजर है, या कह लीजिए एक प्रोसेस है, जिसके तहत क्या होती है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, एम्प्लॉय या जो वर्कर है, जो लेबर है, वो किस टर्म एंड कंडीशन पे काम करेगा, ये सब एक एग्रीमेंट के तहत जो है रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बार्गेनिंग एजेंट, बार्गेनिंग एजेंट मतलब वही ट्रेड यूनियन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है बात करते हैं, अग्रीमेंट तय करते हैं, किसके साथ बात करते हैं, एम्प्लॉयर के साथ बात करके वो अग्रीमेंट तय होता है। तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक, और कलेक्टिव बार्गेनिंग का यानी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा, इसका उद्देश्य क्या है बताइए। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या, ये जो कॉन्सेप्ट आया, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है? ताकि एक अग्रीमेंट, एक आपसी सहमति से एक अग्रीमेंट पे पहुंचा जा सके। और ये अग्रीमेंट किससे रिलेटेड होगा, वेजेस, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, या कोई दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो दूसरे मैटर है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उनसे आपसी, उनमें आपसी सहमति से एक अग्रीमेंट पे पहुंचा जा सके। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि जब डिस्कशन के लिए बैठे, ठीक है, इधर जो ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव है ये बैठे, इधर एम्प्लॉयर बैठा, ठीक है, जब बात चल रही थी तब ऐसा हो सकता है कि इनिशियली दे हैव डाइवर्जेंट व्यूज, यानी इनके जो विचार थे वो डाइवर्जेंट थे, अलग अलग विचार थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए जो लेबर्स हैं उनकी डिमांड है कि सैलरी हाइक होनी चाहिए, सपोज करिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सैलरी हाइक की ये डिमांड है लेबर्स की। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियली जो टॉप मैनेजमेंट था वो अग्री नहीं था कि सैलरी हाइक होनी चाहिए, पर ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ये बात करने के लिए फिर ये लोग बैठे, एक टेबल पे बैठे, डिस्कशन हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियली दे हैव डाइवर्जेंट व्यू, यानी अलग अलग व्यूज थे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फाइनली एक अग्रीमेंट, एक मतलब समझौता होता है आपसी सहमति से, जिससे वर्कर भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश, और ऑर्गेनाइजेशन का काम रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का यही पर्पज है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक ना हो, लॉकआउट ना हो, लेबर्स खुशी खुशी काम करते रहें। ठीक है, ताकि लेबर्स की खुशी खुशी काम करते रहें, और ये कब करते रहेंगे, जब लेबर की जो भी दिक्कतें हैं उनको एटलीस्ट सुना जाए। ठीक है, तो वही है कलेक्टिव बार्गेनिंग का पर्पस क्या है, कि एक अग्रीमेंट, ठीक है, कि अराइव यानी एक अग्रीमेंट, एक आपसी सहमति से एक अग्रीमेंट पे पहुंचे रिलेटेड विद एम्प्लॉयर। ठीक है, दिस इज द पर्पस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक, तो आई होप अब आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, कलेक्टिव मतलब मिलकर, बार्गेनिंग यानी डिस्कशन किया जाए, निगोशिएशन किया जाए, जो भी लेबर्स की डिमांड है उस पर बात की जाए, किससे, टॉप मैनेजमेंट से, एम्प्लॉयर से। ठीक है, और एक सहमति, एक एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक,
आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा अपने चैनल के बारे में अब आपको बताना चाहती हूँ। आगे हमें अभी फीचर्स पढ़ना है, बट फीचर पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिएगा, ये वो सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपलोड कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, 2024, 2025 में देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख तक मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज इसका फायदा उठाइएगा। इन सारे ही सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। और चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। एंड मेरे फर्स्ट चैनल एंड मेरे सेकंड चैनल दोनों को ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स। ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहला तो जो फीचर है ना दैट इज कलेक्टिव। ये जो वर्ड है ना कलेक्टिव, बड़ा काम का वर्ड है। देखिए कलेक्टिव यानी मिल करके, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सबसे पहला जो फीचर है दैट इज कलेक्टिव। ठीक है, यानी मिलकर। तो ये दो सेंस में, ये जो कलेक्टिव वर्ड है ये दो सेंस में है, टू वेज। ये दो तरीके से कलेक्टिव का मतलब है। देखिए कलेक्टिव का पहला मतलब तो ये है कि जितने भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी वर्कर्स हैं, ये कलेक्टिवली यानी मिल करके अपनी डिमांड या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है इसके लिए बार्गेन करते हैं, निगोशिएट करते हैं। ये अलग बात है कि इनका रिप्रेजेंटेटिव जाकर के बात करता है, टॉप मैनेजमेंट से इनका रिप्रेजेंटेटिव जाकर के बात करता है, बट इनकी प्रॉब्लम को कलेक्टिवली कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एक तो ये कलेक्टिव का मतलब है। दूसरा कलेक्टिव का मतलब ये है कि वर्कर्स एंड टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, वर्कर्स एंड टॉप मैनेजमेंट दे ज्वाइंटली कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ठीक है, एक एक साइड कौन बैठता है, रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन के, और दूसरी तरफ टॉप मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं, एम्प्लॉयर बैठता है, एंड दे कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों भी कलेक्टिवली जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, वर्कर को जो भी दिक्कत आ रही है उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कलेक्टिवली काम करते हैं उस प्रॉब्लम पे। तो कलेक्टिवली का दो मतलब है। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरा जो फीचर है कलेक्टिव बार्गेनिंग का दैट इज बाईपर्टाइट प्रोसेस। दूसरा क्या है, बाईपर्टाइट प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि जो एम्प्लॉय है, ये जो वर्कर है, ये जो एम्प्लॉय है एंड जो एम्प्लॉयर है, दे निगोशिएट द इशू डायरेक्टली। यानी जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उस पे ये डायरेक्टली बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं। एक टेबल लगती है बीच में, एक तरफ होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन के और दूसरी तरफ टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, एंड दे टॉक ऑन दैट प्रॉब्लम फेस टू फेस। ये फेस टू फेस उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं अक्रॉस द टेबल। कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इसीलिए कहा गया है इट इज अ बाईपर्टाइट प्रोसेस। बाईपर्टाइट का मतलब होता है टू सेपरेट पार्टी। इसमें दो पार्टी केवल इन्वॉल्व होती है, एक ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली वर्कर्स, और दूसरी तरफ टॉप मैनेजमेंट। ठीक, तीसरा जो फीचर है कलेक्टिव बार्गेनिंग का वो ये है स्ट्रेंथ। यानी जो दोनों पार्टीज हैं, ठीक है, वर्कर्स और ये जो टॉप मैनेजमेंट, ये जो दोनों पार्टीज हैं दे आर इन अ पोजिशन ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, शक्ति की बात करें, तो इनके पास इक्वल पावर है, दे हैव इक्वल स्ट्रेंथ। बार्गेन करने का, अपनी बात को रखने का, निगोशिएट करने का, डिस्कस करने का इक्वल राइट है, इक्वल स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि ये वर्कर हैं तो ये दब जाएंगे, ये अपनी बात नहीं रखेंगे। ठीक है, इनकी जो भी डिमांड है वो अपनी बात रखेंगे, दे हैव इक्वल स्ट्रेंथ। अगला जो फीचर है दैट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक बात तो है कि ये जो दोनों ही पार्टीज को फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। ठीक है, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती कि हम तो भाई अपने मुद्दे पे एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम क्या रहेंगे, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल या कह लीजिए हम एकदम रिजिड रहेंगे, जो कह दिया वो कह दिया, उसमें कोई समझौता नहीं है। ऐसा दोनों में से कोई पार्टी जनरली नहीं करती है, क्योंकि इनका पर्पस क्या है कि एक सॉल्यूशन पे पहुंचे, आपसी सहमति से एक सॉल्यूशन पे पहुंचे। ठीक है, अगर सपोज करो सैलरी हाइक का मुद्दा है, सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है, तो इनको शायद अगर 20% हाइक चाहिए,
टॉप मैनेजमेंट को इस समय टॉप मैनेजमेंट अपने जो भी डेटा है, प्रॉफिट लॉस, वो सब दिखाएगा और बोलेगा कि शायद इतना नहीं हाइक कर सकते, पर चलिए हम 10% हाइक कर देते हैं। ठीक है, तो ये है कि वर्कर्स भी खुश हो गए और टॉप मैनेजमेंट पे भी बहुत लोड नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक बीच का रास्ता निकला। ठीक है, तो ये तब निकल पाया व्हेन नो पार्टी इज रिजिड। कोई पार्टी एकदम रिजिड नहीं थी कि हमें, वर्कर अगर ये कह दे कि हमें 20% का हाइक चाहिए ही चाहिए, अगर ये बात वर्कर कह दे, ठीक है, और उस पे मतलब मूव ही ना हो, रिजिड हो जाएं, तो क्या इस कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये जो मीटिंग होगी, इसका कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा ना। तो इसलिए जरूरी है कि दोनों पार्टी क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, टॉप मैनेजमेंट भी और वर्कर भी। ठीक, अगला जो फीचर है दैट इज वॉलेंट्री। अगला जो फीचर है दैट इज वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से। तो जो भी वर्कर है एंड जो भी मैनेजमेंट है, वो दोनों ही निगोशिएटिंग टेबल पर आते हैं अपनी इच्छा से, फोर्सफुली नहीं। ठीक है, जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ट्रबलिंग इशू है, उस पे एक बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दोनों पार्टीज अपनी इच्छा से इस टेबल पे आते हैं। ठीक है, तो वॉलेंट्री आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। तो दीज वे द 5 फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव। वैसे अगर आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग समझ में आ गया है, फीचर समझ में आ गया है, तो अब ऑब्जेक्टिव आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों की जाती है? एक टेबल पे एक तरफ वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव, एक तरफ मैनेजमेंट, क्यों बैठ के किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है? बताइए, क्यों बैठ के कोई प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है? सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयर भी चाहता है, मालिक भी चाहता है, एम्प्लॉय भी चाहता है कि एक अच्छा, एक प्लीजेंट और एक कॉर्डिनल रिलेशनशिप बना रहे, कॉर्डियल सॉरी, एक कॉर्डियल अच्छा रिलेशनशिप बना रहे, किसके बीच में? एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में। सभी लोग एक शांत वातावरण में काम करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना 8 घंटा देते हैं, मिनिमम 8 घंटे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए ना, एम्प्लॉयर अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉय भी अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब अगर कोई मुद्दे हैं वर्कर के, तो उन्हें आपसी सहमति से कुछ अग्रीमेंट बने, उस मुद्दों को सॉल्व किया जाए। तो ये कैसे हो पाएगा? कलेक्टिव बार्गेनिंग से हो पाएगा। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है कि टू प्रमोट द प्लीजेंट एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वो क्या है? टू इक्वली सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के जो भी इंटरेस्ट हैं, उनके जो भी हित हैं, उनकी रक्षा की जाए। एम्प्लॉयर का भी बहुत नुकसान ना हो, एम्प्लॉय का भी नुकसान ना हो, दोनों के हितों की रक्षा करते हुए एक सॉल्यूशन निकले। ठीक, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई मतभेद है रिलेटेड विद वेजेस या रिलेटेड विद वर्किंग कंडीशन, कुछ दिक्कतें हैं, डिस्प्यूट है, तो उसका भी सॉल्यूशन निकले। ठीक है, तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस। अगर कुछ डिफरेंसेस हैं वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में, तो उसे भी सॉल्व किया जाए। ठीक है, एंड एक प्रॉपर जो कंसेंसस, एक सहमति पे पहुंचा जाए। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है कलेक्टिव बार्गेनिंग के। वैसे आप ये ऑब्जेक्टिव खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं प्रोसेस, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती कैसे है। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहला जो स्टेप है, इसमें स्टेप्स हैं, ठीक है, कितने स्टेप हैं बताइए? 7 स्टेप है। तो इसके जो 7 स्टेप है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। देखिए किस टाइप की प्रॉब्लम है, क्या सैलरी से रिलेटेड मुद्दा है, या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड मुद्दा है, या कोई और प्रॉब्लम है वर्कर को। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो एक टेबल पे बैठ के डिस्कशन हो पाएगा। ठीक है, तभी हो पाएगा ना। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जिस टाइप की प्रॉब्लम होगी ना, उसी टाइप से ये स्टेप्स डिजाइन किए जाएंगे। ठीक, प्रॉब्लम अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अर्जेंट है, तो अभी मीटिंग बुलाई जाएगी, तुरंत डिस्कस होगा। पर प्रॉब्लम को अभी पोस्टपोन कर सकते हैं, या प्रॉब्लम के लिए अगर कुछ डेटा कलेक्ट करना है तो वो उसके लिए समय चाहिए। तो किस टाइप की प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एंड प्रॉब्लम क्या बहुत माइनर, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कोई बहुत मेजर बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लेबर्स की दिक्कत है, तब वो तुरंत डिस्कस होने की जरूरत है। तो किस टाइप की प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, तो देखिए जो भी दिक्कतें हैं, सपोज करिए सैलरी से रिलेटेड मुद्दा है, ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट बैठेगा, रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे लेबर्स के, ठीक है, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे।
अगर सैलरी से रिलेटेड मुद्दा है तो उससे पहले कुछ डेटा कलेक्ट करना होगा ना, जो वर्कर्स हैं वो भी कुछ अपना डेटा कलेक्ट करेंगे कि लास्ट कितने ईयर से कोई अप्रेजल नहीं हुआ है, या अप्रेजल अगर हुआ है, सैलरी हाइक अगर हुई है तो कितने परसेंट हुई है, तो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा वर्कर को। और जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि हमने किया है अप्रेजल, कब कब किया है, या इस समय कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, या जो कुछ भी पोजीशन है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट भी जो भी अपने पॉइंट्स है उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करेगा, और वर्कर्स भी अपने जो भी पॉइंट्स है उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वही है कलेक्शन ऑफ डेटा। ये तो मैंने सैलरी हाइक की एक एग्जांपल बताया है, बट कोई दूसरे मुद्दे भी हो सकते हैं तो उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो ये सेकंड स्टेप होता है। तीसरा स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ निगोशिएटर, यानी वर्कर के बिहाफ में निगोशिएट कौन करेगा। देखिए, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसकी जो सक्सेस है, यानी आपसी सहमति पे कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ कंसेंसस बन पाए, ये हो इस बात पे डिपेंड करती है कि व्हाट इज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द निगोशिएटर। ये जो निगोशिएटर हैं दोनों तरफ से, ये जो निगोशिएटर हैं इनकी स्किल क्या है, मतलब इनकी स्किल कैसी है और इनकी नॉलेज क्या है, इनको कितना ज्ञान है, इनको ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैटर्स हैं, जो लेबर लॉ है, इकोनॉमिक्स और ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उन सब के बारे में इन सबको कितना पता है, इस बातों पे डिपेंड करता है ना। प्लस इनकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिबेटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, जजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, साइकोलॉजी, सामने वाले की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि किस उद्देश्य से वो बात कही जा रही है। तो ये जो निगोशिएटर है ये भी बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किए जाते हैं। तो तीसरे स्टेप में यही होता है, सिलेक्शन ऑफ निगोशिएटर। अगला जो चौथा स्टेप है उसमें क्या होता है? क्लाइमेट ऑफ निगोशिएशन, यानी अब ये निगोशिएशन कब होगा, कब दोनों पार्टीज बैठ के बात करेंगी, क्या समय होगा, कहाँ पे बात होगी। ठीक है, वो जगह, वेन्यू, टाइम, डेट डिसाइड करना। ठीक, अगला जो स्टेप है, पांचवा स्टेप, दैट इज बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिस। बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिस का क्या मतलब है कि एक्शन प्लान क्या होगा। बेसिकली इसका ये मतलब है कि एक्शन प्लान क्या होगा, यानी कैसे निगोशिएशन होगा। ये जो बार्गेनिंग का सेशन है, निगोशिएशन डिस्कशन का जो सेशन है, ये कैसे कैरी ऑन होगा। पहले क्या, लेबर्स अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अपना डेटा रखेंगे, फिर मैनेजमेंट उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, या पहले मैनेजमेंट अपना व्यू पॉइंट रखेगा, फिर लेबर्स सुनेंगे कि क्या मतलब एक्शन प्लान पूरा होगा, वो डिसाइड करना। ठीक है, तो ये पांचवा स्टेप होता है। छठा स्टेप क्या है? छठा स्टेप है फॉर्मलाइजिंग द अग्रीमेंट। फॉर्मलाइजिंग द अग्रीमेंट, यानी जब सॉल्यूशन निकल आए, ठीक है, इनका घंटों डिस्कशन हुआ, 2 घंटे लंबा, 3 घंटे लंबा डिस्कशन हुआ, और फाइनली जब सॉल्यूशन निकला तो उस सॉल्यूशन को फॉर्मली एक उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन निकला, अगर सैलरी हाइक का मुद्दा था तो उस पे जो भी सॉल्यूशन निकला है उसको एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करना, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल क्लियर प्रिसाइज लैंग्वेज में जो भी इन लोगों का निष्कर्ष निकला है, जो भी सहमति, जो भी अग्रीमेंट हुआ है, वो उस पर लिखा जाए, दोनों पार्टी उसको साइन करे। ठीक है, तो ये छठा स्टेप होता है। सातवां स्टेप क्या है? सातवां स्टेप है इन्फोर्सिंग द अग्रीमेंट, यानी अग्रीमेंट हो गया, कागज पे लिख गया, क्या यहीं पे कलेक्टिव बार्गेनिंग खत्म हो जाती है? नहीं, साइन करने पर ही काम खत्म नहीं होता है, अब उसे इंप्लीमेंट भी तो करना है। अगर टॉप मैनेजमेंट अग्री हुआ है कि हम 20% नहीं, हम 10% हाइक देंगे, ठीक है, तो ये अब डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा इसका, और अब इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट स्टेप, इन्फोर्सिंग द अग्रीमेंट। ठीक, तो ये 7 स्टेप होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का पूरा टॉपिक है ये खत्म होता है। आई होप ये जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। वैसे समझ में आया होगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।